नमस्कार दोस्तों, गीतांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस क्लास के अंदर हम साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इस जो लेक्चर आने वाला 1 घंटे वाला जो लेक्चर होगा, इसके अंदर हम जनवरी से लेकर अभी तक का जितना भी साइंस का जो करंट अफेयर्स रहा है वो डिस्कस करने वाले हैं। और साइंस से संबंधित हर बार 2 से 3 प्रश्न आते हैं। इसमें अपन जनरल साइंस नहीं लेंगे, सिर्फ टेक्नोलॉजी वाला पार्ट ही लेंगे, जिसके अंदर जो अभी हाल ही के महीनों में चंद्रयान मिशन हुआ या फिर आदित्य L1 मिशन हुआ तो हम उसको लेंगे। इसके साथ ही जो अपने डेवलपमेंट या रिसर्च क्षेत्र के अंदर जितने भी डेवलपमेंट हुए, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी होगी या फिर और भी कोई टेक्नोलॉजी होगी, डिफेंस टेक्नोलॉजी होगी, तो अपने लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो है स्पेस टेक्नोलॉजी और एक है डिफेंस टेक्नोलॉजी। इन दोनों टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रश्न बन सकता है। तो एक तो चंद्रयान के ऊपर प्रश्न लगभग बनना तय है, और एक आदित्य L1 ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो भारत का जो मिसाइल कार्यक्रम है उस पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ से करीब करीब 1 से 2 प्रश्न या फिर कभी कभी 3 प्रश्न भी बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपन अग्नि 5 मिसाइल से। पहला है, भारत ने इसके नाइट ट्रायल किए हैं, यानी कि भारत अग्नि का कई वर्षों से प्रयोग करता आ रहा है और बार बार ये सुर्खियों में रहती है, क्योंकि भारत इसका जो अभी लेटेस्ट परीक्षण है, इसका जो नाइट ट्रायल शुरू किया है भारत ने। कहाँ से किया है? तो अब्दुल कलाम द्वीप पर। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर है? ये है उड़ीसा के तट के ऊपर। पहले इसका नाम अलग था और अब इसका नाम अपने जो साइंटिस्ट रहे हैं अब्दुल कलाम सर, उनके नाम पर ये नाम पड़ा है। अग्नि 5 का विकास किसने किया? तो DRDO ने किया था, सभी को पता है। और ये जो भारत का जो मिसाइल प्रोग्राम था 1982-83 में जो स्टार्ट हुआ, उसी के तहत अग्नि जो मिसाइल कार्यक्रम है, इसी को 5 मिसाइलों में से एक मिसाइल ये भी थी। लेकिन रणनीतिक रूप से बाद में इस जो मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम था जो अग्नि वाला था, इसको अलग से कर दिया गया और जो 4 मिसाइल थी वो IMDP जो प्रोग्राम था उसके तहत रखा गया। तो पहले अपन अग्नि 5 के बारे में जो इंपॉर्टेंट बेसिक बातें वो देख लेते हैं। ये एक भूमि आधारित अंतर्माद्रीय बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अंतर्माद्रीय का अर्थ क्या है? यानी कि ये इसकी जो रेंज है वो एक महाद्वीप को पार करके दूसरे महाद्वीप में ये जा सकती हैं। जैसे कि एशिया से यूरोप या अफ्रीका तक इसकी रेंज है। इसकी अग्नि 5 की रेंज कितनी है? अग्नि 5 की रेंज अभी तक 7000 डिक्लेयर हैं। वैसे कई रिसर्च का इनका मानना है कि इसकी रेंज 7000 से ऊपर 8 या 9000 तक भी हैं, लेकिन जो भारत सरकार ने इसकी घोषणा करके वो 7000 तक की रेंज है इसकी अग्नि 5 की। ये अग्नि 5 का 5वां है ये संस्करण। इससे पहले अग्नि 1, 2, 3 और 4 भी हैं, जिनकी जो रेंज कम है, इसकी रेंज ज़्यादा है। तो अंतर्माद्रीप का अर्थ आप समझ ही चुके हैं। और अंतर्माद्रीप एक बैलिस्टिक मिसाइल है, मारक क्षमता है, और 3 चरणों वाली ये रोड मोबाइल ठोस ईंधन वाली, यानी कि जो इसमें जो ईंधन प्रयोग किया जाता है वो ठोस ईंधन होता है। ठोस ईंधन के अंदर ईंधन ज़्यादा मात्रा में आ सकता है और इसी वजह से ये लंबी दूरी तय कर सकती हैं। आगे है मैन्युफैक्चर कौन है? तो मैन्युफैक्चर है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। मैक्सिमम स्पीड कितनी है? तो मैक्सिमम स्पीड इसकी मैक 25, यानी ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। एक मैक का मतलब होता है यानी कि साउंड के बराबर, यानी कि एक मैक बराबर जो अपनी ध्वनि की स्पीड होती है वो स्पीड है। यानी कि मैक 25, जब ये रफ्तार पकड़ती है तो मैक 25 तक इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कितनी एक अच्छी मिसाइल है भारत के पास। इसकी लेंथ कितनी है? तो 17.5 मीटर है और मास है 50,000 से लगभग 56,000 किलोग्राम, ये इसका है। आगे अपन देखते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। ये दोनों ये कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर अपन थोड़ी बात कर लेते हैं। जो अग्नि जो सीरीज है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अपन बेसिक से शुरू करते हैं कि बैलिस्टिक में अंतर क्या होता है और जो क्रूज मिसाइल है इसमें अंतर क्या होता है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो जो नॉर्मल अपना जो वायुमंडल है इसको क्रॉस कर जाती हैं, यानी कि ये ऊपर तक जाती हैं और एक हाई एल्टीट्यूड पर जाकर लगभग ये 2000 किलोमीटर तक भी जा सकती हैं। यानी कि ये हाई एल्टीट्यूड पर जाकर के फिर अपने निशान को टारगेट करती हैं, यानी कि ये हवा में बड़ी देर तक रहती हैं। तो इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये आसानी से डिटेक्ट की जा सकती हैं, और हवा में ज़्यादा देर रहने से क्या होता है कि जो एंटी मिसाइल सिस्टम होता है वो भी इसको ट्रैक कर सकता है। दूसरी ओर जो क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल 100 किलोमीटर के अंदर अंदर रहती है, यानी कि 30 से 40 किलोमीटर ऊपर ऊपर उड़ती हैं ये, और ये बहुत जल्दी बहुत तेजी से अपने टारगेट को मार देती हैं। तो जो क्रूज मिसाइल हैं वो ज़्यादा खतरनाक होती हैं, लेकिन क्रूज मिसाइल का डिसएडवांटेज ये है कि ये लंबी दूरी तय नहीं कर पाती हैं, और लेकिन इसकी जो क्षमता होती है वो ज़्यादा सटीक होती है इसकी तुलना में। थोड़ा अपन और डिफरेंट देख लेते हैं दोनों में, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल।
जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका उदाहरण अपन ने देख ही लिया है, इसमें अग्नि हो गई, भारत की आकाश हो गई, और जो क्रूज मिसाइल है इसके अंदर भारत की ब्रह्मोस हो गई। ये इसके उदाहरण हैं। तो पहले अपन देख लेते हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं ये लो टू वेरी हाई रेंज होती है, यानी कि जो अग्नि फर्स्ट की है वो रेंज कम है, 1000 किलोमीटर ही है, और अग्नि 5 की 7000 किलोमीटर तक है, तो इसकी रेंज कम से लेकर बहुत अधिक तक होती है। वही क्रूज मिसाइल की रेंज कम ही होती है, तुलनात्मक रूप से तो बैलिस्टिक मिसाइल से तो कमी होती है, 1000 किलोमीटर से लेकर के 4000 किलोमीटर तक। जो अभी ब्रह्मोस मिसाइल है भारत की, उसकी रेंज बहुत कम है। भारत एमटीसीआर में सदस्य होने के बाद अब उसकी रेंज बढ़ा रहा है। एमटीसीआर एक मिसाइल का नियंत्रण का एक संगठन है, अगर इसमें शामिल पहले हो जाता तो भारत इसकी रेंज बढ़ा सकता था, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज अभी तक 500 किलोमीटर या 700 किलोमीटर तक इसके आसपास ही है, इससे ज़्यादा अभी इसकी रेंज नहीं है। तो भारत अब क्रूज मिसाइल में ब्रह्मोस की जो रेंज है वो बढ़ाना है। तो कहने का मतलब यह है कि क्रूज मिसाइल की रेंज इसकी बैलिस्टिक मिसाइल से सामान्यतः कम होती है। नेक्स्ट है हाई इजीली डिटेक्टेबल, यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल वो आसानी से रडार की रेंज में आ जाती हैं, और जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो इसको मार गिरा सकता है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल है वो लो पर चलती हैं और हार्ड टू डिटेक्ट, यानी कि ये इसको पहचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो इसकी जो रेंज होती है वो कम होती है, और ये हाई एल्टीट्यूड पर नहीं उड़ती हैं, लो एल्टीट्यूड पर उड़ती हैं, जो जल्दी अपनी दूरी कंप्लीट कर लेती हैं और टारगेट को बहुत जल्दी निशाना बना देती हैं। आगे हैं लो अराउंड टू फ्यू हंड्रेड मीटर्स फिट फॉर द लार्ज टारगेट, यानी कि जो इसका जो टारगेट है, जो बैलिस्टिक मिसाइल का टारगेट एक बड़ा होता है, बड़ा क्षेत्र होता है, और जो क्रूज मिसाइल है एक छोटे टारगेट को भी पॉइंट कर सकती हैं और उस पर सही से निशाना लगा सकती हैं। तो एक्यूरेसी के मामले में क्रूज मिसाइल और ज़्यादा बेटर है इससे। नेक्स्ट है स्पीड, तो स्पीड इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है बैलिस्टिक मिसाइल की, और उसी प्रकार जो ये क्रूज मिसाइल उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। आगे चलते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP, हम इसी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जिसके तहत भारत ने 1982-83 में इस प्रोग्राम को शुरू किया अब्दुल कलाम के निर्देशन में, और भारत ने इसके अंदर 5 मिसाइलों को निर्माण किया है, जिसमें है अग्नि, आकाश, नाग, और ये जो लास्ट वाली हैं पृथ्वी। तो इस प्रकार से एक त्रिशूल भी है इसके अंदर। तो जो अग्नि मिसाइल है इसको इस जो प्रोग्राम इससे बाहर निकाल दिए गए, क्योंकि सामरिक महत्व के कारण अग्नि जो सीरीज है इस पूरे को IGMDP प्रोग्राम से बाहर निकाल करके एक अलग से इसके लिए प्रोग्राम डेडिकेट किया गया। तो अभी जो ये 4 मिसाइलें इसके अंदर है पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग। पहले एक बार एक एक लाइन में इन सबके बारे में देख लेते हैं। जो पृथ्वी है वो कम दूरी की सतह से सतह पर वार करने वाली, यानी कि नाम से ही है कि सतह से सतह, पृथ्वी यानी सतह का भाग ही मान लो आप, सतह से सतह के ऊपर मार करने वाली है। दूसरी है त्रिशूल, त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाली है। और तीसरी है आकाश, आकाश भी सतह से हवा में मार करने वाली है। और एक है नाग, जो कि एक एंटी टैंक मिसाइल है। अग्नि की बात अपने कर ही ली है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ी ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहती हैं भारत के अंदर, और लास्ट ईयर गलती से ये पाकिस्तान के एक क्षेत्र को भी इसने हिट कर दिया था। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, तो स्वदेशी सीकर और बूस्टर लगाकर इसके सफल परीक्षण किए गए। यानी कि जो अग्नि के अब जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उसमें भारत कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रेंज को बढ़ाने का प्रयास करें। जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो ये ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने रूस के साथ डेवलप किया है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ब्रह्मोस यानी ब्रह्मपुत्र और मास्कोस, यानी कि रूस और भारत की 2 नदियों से मिलकर के इसका नाम बना है ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कोवा, इन दोनों के नाम से इसका शॉर्ट फॉर्म पड़ा ब्रह्मोस। तो आगे अपन देखते हैं कि DRDO जो कि भारत का है और रूसी संघ के NPO मशीनोस्ट्रोनियो, इनके बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से इस मिसाइल का निर्माण किया गया है। इसके अंदर क्या है, इसके 2 चरण होते हैं। पहला चरण तो ठोस ईंधन का होता है और दूसरा चरण तरल ईंधन का होता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ये बेची है। तो फिलीपींस एक देश है, अपने देखा न्यूज़ के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर है फिलीपींस। तो भारत ने एक प्रकार से ब्रह्मोस मिसाइल बेच करके चीन को भी काउंटर किया है साथ में। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ब्रह्मोस के बारे में। आगे चलते हैं प्रोजेक्ट 75। उससे पहले अपन ये जो INS वागिर है इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ये प्रोजेक्ट 75 की 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। यानी कि प्रोजेक्ट 75 के अंदर भारत कई पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। भारत किसके साथ मिलकर निर्माण कर रहा है, भारत फ्रांस के साथ मिलकर के इस प्रोग्राम के अंदर कई पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। निर्माता कौन है, तो निर्माता मझगांव डॉक लिमिटेड
ये भारत की कंपनी है, तो ये इसकी निर्माता है। और 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। इसके अंदर कौन सा देश शामिल है, तो भारत के साथ फ्रांस शामिल है। पनडुब्बियों का काम क्या है, युद्धपोत विरोधी, पनडुब्बी विरोधी अभियानों और इसी प्रकार से और बहुत सारी जो कई इसके मोटिव होते हैं एक पनडुब्बी के, तो वो सारे यहाँ लिख रखे हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस यही है कि जो आईएनएस वागीर है एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। आगे प्रोजेक्ट 75 के बारे में हम थोड़ा अपन देख लेते हैं कि भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर के 2005 में हस्ताक्षर किया था ये प्रोग्राम, और उसके साथ भारत आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वागीर और वागशीर, ये 5-6 पनडुब्बियों को भारत में शामिल किया जाएगा। इनका निर्माण भी स्वदेशी रूप से किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं अपन ट्रांसोनिक विंड टनल। इसरो द्वारा इसको स्थापित किया गया है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो तिरुवनंतपुरम के अंदर है, ये भी पूछा जा सकता है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो इसरो के केंद्र नहीं पूछे गए, इसरो के जो सब केंद्र हैं, यानी कि जो बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, केरल वगैरह यहाँ पर जो स्थित हैं बहुत सारे छोटे छोटे केंद्र, उन केंद्रों के मुख्यालय पूछ लिए गए हैं। तो जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है जो तिरुवनंतपुरम में केंद्र स्थित है, तो 4 इधर इसरो के या फिर 3 इसरो के कोई सेंटर दे देंगे और आगे इधर उनके मुख्यालय पूछ लेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वो तिरुवनंतपुरम के अंदर है। नेक्स्ट है वायु गति एवं अंतरिक्ष यानों की पुनः धरती के अवतरण में प्रवेश संबंधी परीक्षण किया जाएगा। यानी कि ट्रांसोनिक विंड टनल के अंदर जो वायु गति एवं अंतरिक्ष यानों की पुनः धरती के अवतरण में कैसे प्रवेश किया जा सकता है, इसको लेकर परीक्षण किए जा रहे हैं। टनल की लंबाई 160 मीटर और चौड़ाई 5.4 मीटर है। तो एक प्रकार से प्रयोगों के परीक्षण के लिए इस टनल का निर्माण किया गया है। आगे है PSOM एक्सएल मोटर, ये एक मोटर है, ये इसरो द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसका निर्माण इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा किया गया है और PSLV एक्सएल को तैयार करने के लिए किया गया, यानी कि PSLV के अंदर ये मोटर लगाई जाएगी, इसीलिए इसरो ने मिलकर के इसको तैयार किया है। वन लाइनर करंट अफेयर्स था आगे, तो ये है C20 इंजन, यानी कि क्रायोजेनिक इंजन भी सुर्खियों के अंदर है। तो सबसे पहले देखते हैं क्रायोजेनिक इंजन एक रॉकेट इंजन है। ये इसरो की सहायक कंपनी लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम में सेंटर, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो क्रायोजेनिक इंजन की एक भी लंबी स्टोरी है। भारत ने सबसे पहले रूस से मदद मांगी थी कि भारत को एक क्रायोजेनिक इंजन तकनीक दी जाए, लेकिन यूएसए के दबाव के अंदर भारत को यह तकनीक नहीं दी गई थी। तो 1990 के बाद से भारत ने लगातार प्रयास किए कि वो खुद से स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का विकास कर ले। तो आखिरकार 2007 में जाकर के जो ये LPSC सेंटर है, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, इसने क्रायोजेनिक तकनीक के अंदर सफलता प्राप्त की है। तो भारत के पास अभी क्रायोजेनिक तकनीक है जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि LVM-3 के अंदर इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यह इस हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। क्रायोजेनिक तकनीक के अंदर क्या होता है, उस तकनीक के अंदर होता है जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है, इसको -डिग्री टेम्परेचर के अंदर इसको स्टोर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि इनको द्रव अवस्था में रखने से क्या होगा कि इनका बड़ी मात्रा में, छोटे क्षेत्र के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर उनको स्टोर किया जा सकता है। तो इसी कारण से जब रॉकेट के अंदर अगर अधिक मात्रा में ईंधन होगा तो रॉकेट और ज्यादा ऊर्जावान रहेगा और लंबी दूरी तक अधिक पेलोड ले जा सकता है। तो इसी कारण से ये तकनीक का विकास किया गया है। इसमें हाइड्रोजन होते को -253 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर रखी जाती है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि एक जो रॉकेट होता है, इसके अंदर एक पार्ट के अंदर तो जहां पर सैकड़ों डिग्री सेल्सियस एक साथ तापमान होता है, वहीं इसकी क्रायोजेनिक इंजन जो पास होता है वहां पर माइनस में टेम्परेचर मैनेज करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसी को पार करते हुए भारत ने इस C20 इंजन का सफलतापूर्वक विकास किया है। तो अपन ने क्रायोजेनिक इंजन के बारे में थोड़ा बेसिक देख लिया है। आगे है तरल प्रणोदक प्रणाली केंद्र जो कि LPSC है। LPSC 1985 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के तहत कार्य करता है। ये एक प्रमुख अनुसंधान और विकास के रूप में कार्य करता है और इसका जो मुख्यालय है वो तिरुवनंतपुरम और केरल में है, यानी कि दो जगह से ये संचालित होता है। आगे है स्वदेशी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण का इसने सफल परीक्षण किया है, ये भी अपन ने देख लिया है। आगे है UAE का चंद्र मिशन जिसका नाम है राशिद मिशन। भारत से पहले कई देश ऐसे थे जिन्होंने अपने अपने चंद्र मिशन लॉन्च किए। हालांकि ये UAE का खुद का पूरी तरीके से स्वदेशी चंद्र मिशन नहीं था। UAE ने इसके अंदर SpaceX का सहारा लिया, यानी कि इसने USA का साथ सहारा लिया इस और फाल्कन
9 ब्लॉक रॉकेट 5 का लॉन्च किया गया था, इसके माध्यम से इसको लॉन्च किया था। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट बस एक ही है कि जो राशिद मिशन है वो किस देश का मिशन है, वो है यूएई का, संयुक्त अरब अमीरात का। हालांकि लैंडिंग के वक्त ये मिशन असफल हो गया था। और आगे अपन चलते हैं, आईएनएस मोर्मुगो D67 भारतीय नौसेना से विशाखापट्टनम श्रेणी के स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज का दूसरा ये जहाज है, ये मजगांव डॉक लिमिटेड इसके द्वारा इसको निर्माण किया गया है। आगे है आईएनएस अर्नला, ये देश की पहली एंटी सबमरीन है। तो इस प्रकार से ये वन लाइनर भी है करंट अफेयर्स के अंदर कि आईएनएस मोर्मुगो क्या है, तो स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, और जो आईएनएस अर्नला है वो देश की पहली एंटी सबमरीन है। आगे देखते हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स यानी कि SSLV, शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम है SSLV। ये इसरो का एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसमें इसके द्वारा इसरो ने हाल ही में सिंगापुर के 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। सिंगापुर के 3 सैटेलाइटों को इसने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर अपने लिए कॉन्टेक्स्ट इंपोर्टेंट नहीं है, अपने लिए इंपोर्टेंट है SSLV। SSLV का काम क्या है, तो आपको पता है कि अंतरिक्ष जो क्षेत्र है उसमें लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है, और कौन सी कंपनी कितने उपग्रह अंतरिक्ष में भेजेगी, इसके माध्यम से वो अपने उस मार्केट पर कब्जा कर पाएगी। तो भारत का जो पूरा जो विश्व का स्पेस जो मार्केट, उसमें से भारत का हिस्सा बस 2% तक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसरो ने इस छोटे से रॉकेट लॉन्च का विकास किया, ताकि भारत कम से कम कॉस्ट के अंदर उपग्रह को लॉन्च कर सकें, और इसी के माध्यम से पूरे जो स्पेस क्षेत्र है उपग्रह को, उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकें। तो ये 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। तो इसके चरण कितने हैं? 3 है। इंपोर्टेंट है कि इसके जो चरण है वो 3 है, और 3 ठोस प्रणोदक चरणों में एक टर्मिनल चरण के रूप में एक तरल प्रणोदन भी आधारित है, यानी कि जो तीनों चरण है उसमें एक ठोस और एक तरल भी इसमें मौजूद है। आगे है जिसका व्यास 2 मीटर है और लंबाई 34 मीटर है, और उसके जो भार है लगभग 120 टन है। 500 किलोमीटर की समतल कक्षा में 500 किलोग्राम उपग्रह को ये लॉन्च करने में सक्षम है, यानी कि ये छोटे छोटे सैटेलाइट को आसानी से लॉन्च कर सकता है कम कॉस्ट के अंदर। अब जब छोटे सैटेलाइट हो उसके अंदर अगर PSLV और GSLV ऐसे अगर अपन रॉकेट सिस्टम का उपयोग करेंगे, तो वो भारत के लिए जो उपग्रह सिस्टम है उसको लॉन्च करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसरो ने SSLV लॉन्च किया है। इसके साथ ही इसरो के 2-3 रॉकेट लॉन्च सिस्टम और हैं, उनको भी देख लेते हैं। शुरुआत के अंदर इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV और ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी ASLV, इन दोनों का विकास किया था, और ये 1990 से पहले प्रयोग में लाए जाते थे। और इसका ये बहुत ही कम केजी की यानी 150 केजी के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ले जा सकते थे। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या है, जो जिसकी कक्षा सामान्यतः 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड में रहती है, उसको लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। यानी कि पृथ्वी है और इसके 2000 किलोमीटर तक अगर कोई भी उपग्रह है तो उसको लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर माना जाएगा, यानी कि बहुत ही कम ऊपर ऊंचाई के ऊपर ये मात्र 150 केजी के पहुंचा जा सकता था। आगे है PSLV का, जब इसरो ने विकास किया 1990 के बाद, तो 1994 में इसको लॉन्च किया था, और लॉन्च के बाद से अभी तक ये 54 उड़ानें भर चुका है, जिसके अंदर इन्होंने 52 में सफलताएं प्राप्त की है, तो 2 में असफल भी हुआ है। तो इस प्रकार से PSLV मोस्ट सक्सेसफुल इसरो का रॉकेट लॉन्च सिस्टम रहा है। ये क्या है, ये पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है जो तरल चरणों से सुसज्जित है, यानी कि जो SLV ये SLV और ASLV थी, इसमें बस ठोस प्रणोदक का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन PSLV के अंदर पहली बार भारत ने जो तरल ईंधन थे उसे भी सुसज्जित किया है। इसने 2 अंतरिक्ष यान यानी कि महत्वपूर्ण 2 अंतरिक्ष यानी कि चंद्रमा फर्स्ट और 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन, इन दोनों को भी इसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये चंद्रयान फर्स्ट 2008 वाला और मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013-14 वाला, इसको भी इसने लॉन्च किया है। आगे देखते हैं GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम, इसका नाम बदल करके अभी भारत ने अलग रख दिया है आगे, लेकिन इसको GSLV भी कहते हैं। आगे अधिक शक्तिशाली रॉकेट हैं ये 10,000 किलोग्राम वजनी उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षाओं में ले जा सकता है, यानी कि ये जो स्टार्टिंग में इसरो ने 150 केजी से की थी, और आप देख सकते हो कि GSLV 10,000 केजी तक ले जा सकता है। क्रायोजेनिक अपर स्टेज यानी कि इसकी जो ऊपरली स्टेज होती है वो क्रायोजेनिक होती है, और ये मार्क 3 के अंदर इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सिस्टम 2023। 19 फरवरी को चेंगलपट्टू के पट्टीपुलम गांव में तमिलनाडु से भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया है।
तो इसका जो काम क्या है, किसी भी रॉकेट सिस्टम का काम ये होता है मौसम, वायुमंडल स्थितियों और विकिरण अनुसंधान इसी का परीक्षण करना होता है। हाइब्रिड रॉकेट क्या होता है, इसके अंदर एक द्रवीपूर्णक रॉकेट इंजन है, जिसमें यानी कि इसके अंदर एक तो ये दो अलग अलग अवस्थाओं में होता है, जिसमें तरल और ठोस दोनों ईंधनों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे हैं। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट जो है वो विक्रम एस है। लास्ट ईयर ही भारत की जो एक कंपनी थी, जो कि एक निजी कंपनी थी, स्काई रूट एरोस्पेस, ये भारत की एक निजी कंपनी, जिस प्रकार से यूएसए के अंदर स्पेस एक्स है, उसी प्रकार भारत के अंदर स्काई रूट एरोस्पेस ये एक निजी स्टार्टअप है। इसने पहली बार जो खुद का निजी बना हुआ रॉकेट जिसका नाम था विक्रम एस, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया, तो 18 नवंबर 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। और इस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट द्वारा देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के श्रद्धांजलि के रूप में डिजाइन किया गया था, इसलिए इसका नाम विक्रम एस रखा गया है। आगे है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023, ये एक रिपोर्ट है। इंपोर्टेंट बस ये है कि इसको जारी कौन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA, ये इसको जारी की जाती है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023। आगे है ए वन लाइनर करंट अफेयर्स है। सऊदी अरब ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से भेजने की घोषणा की है, जिसका नाम है रेयाना बरनावी। यानी कि जो रेयाना बरनावी पूछा जा सकता है सुर्खियों में नाम क्यों है, कि ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसको पहुंचाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ पर है, तो पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर है, जो कि नासा, कनाडा और रूस, इन सभी देशों का एक ये इनिशिएटिव है, जो कि 2030 तक चलेगा। ये इसके अंदर विश्व के बहुत सारे एस्ट्रोनॉट रहते हैं। आगे चलते हैं। इसरो ने 36 उपग्रह लॉन्च किए एक साथ। किसके लॉन्च किए थे, तो वनवेब के। वनवेब एक ब्रिटेन की कंपनी है, जिसके अंदर भारत की जो एयरटेल कंपनी है उसके भी शेयर हैं। तो वनवेब में के अंदर ब्रॉडबैंड संचार हेतु बेहतर उपग्रह लॉन्च किए थे इसरो ने। 36 पिछले साल लॉन्च किए, 36 इस साल लॉन्च किए। इससे पहले जो ये पूरा जो उपग्रह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रूस को दिया गया है, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण रूस ने इस कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ कर लिया है। तो भारत की इसरो को मौका मिल गया इन उपग्रहों को लॉन्च करने का, और भारत ने सफलतापूर्वक 2 बार 36 उपग्रह करके दोनों बार इसको लॉन्च कर दिया है। तो वनवेब एक कंपनी है और उसके ब्रॉडबैंड संचार हेतु ये उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। जैसे कि इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, तो उसके भी बहुत सारे संचार उपग्रह होते हैं। इसी प्रकार इसरो ने भी वनवेब के उपग्रह लॉन्च किए हैं। LVM-3 रॉकेट के द्वारा इसका लॉन्च किए गए। LVM-3 वही है, GSLV Mark 3 को LVM रॉकेट 3 का नाम दिया गया है। लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर संचार उपग्रह हैं, तो जितने पृथ्वी के पास रहेंगे उतने ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा ये कनेक्टिविटी के लिए। आगे चलते हैं। जो अपन ऑर्बिट के बारे में देख ही रहे थे, एक बार बेसिक्स देख लेते हैं ऑर्बिट के बारे में, क्योंकि प्रश्न बैठ सकता है और प्रश्न नहीं भी आए तो भी अपने को अगर बार चीज़ें अगर बेसिक्स पता है तो चीज़ें अपने लिए याद करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। पहला है लो अर्थ ऑर्बिट, तो हमने पहले ही बात कर ली है। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, जो पृथ्वी है उसके इसमें देर का 1000 किलोमीटर तक, यानी मोटा मोटा ये 2000 किलोमीटर तक भी हो सकता है, इसको लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। यहाँ 160 किलोमीटर से लेकर के लगभग 2000 किलोमीटर तक के जो एरिया होते हैं उसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद मिडिल अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, उसके बाद जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहते हैं। ये पृथ्वी की सतह से अपेक्षाकृत करीब होते हैं, जैसे कि बोल रखा है 160 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है। आगे है, ये आमतौर पर 1000 किलोमीटर से कम की ऊंचाई पर होता है, जो लेकिन पृथ्वी के 160 किलोमीटर मैंने बता ही दिया है। ये उच्च रिजोनेंसी की छवियां वापस भेजता है, यानी कि जब पृथ्वी के जितना पास रहेगा उतनी क्लियरली पिक्चर ये वापस भेजेगा। इसका काम क्या है, जिसका काम है वो एक प्रकार से जो इमेज सेटेलाइट इमेजरी करना है, यानी कि अपने जो नक्शे वगैरह ये देखने की चीज़ें हैं, ये सभी ये नीम पृथ्वी कक्षा के अंदर और संचार के उपग्रह भी इसके अंदर सम्मिलित किए जा सकते हैं। ये पृथ्वी का चक्कर 90 मिनट में लगा लेता है, यानी कि पृथ्वी की कोई भी चीज़ जितनी पास रहेगी उतनी स्पीड में उसको घूमना पड़ेगा। तो ये दिन में 16 बार चक्कर लगा लेता है। सॉरी। आगे है भूस्थितिक कक्षा, यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट ऑर्बिट्स, माफ कीजिए। पृथ्वी घूमने के बाद भूमध्य रेखा के ऊपरी पश्चिम से पूर्व और पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो इसकी ऊंचाई 35,000 किलोमीटर तक रहती है, यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं ये। और ये जो इसका जो परिक्रमण काल होता है, पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने का जो समय होता है वो भी पृथ्वी के जो घूर्णन है उसकी बराबर होता है, यानी कि एक दिन के अंदर ही इसका चक्कर लगाता है ये। और ये
किसी भी समय पृथ्वी के समान गति से यात्रा करके इसमें जीओ में उपग्रह एक निश्चित स्थान पर स्थिर प्रतीत होते हैं, यानी कि जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है उसकी गति भी पृथ्वी के समान ही होती है, तो ये एक ही स्थान पर दिखाई देते हैं हमेशा। जैसे कि इस भी अफ्रीका है तो अफ्रीका के ऊपर रहेगा तो ये वापस ये घूमता हुआ चला जाएगा, अफ्रीका जैसे घूमेगा वैसे ये भी घूमता रहेगा। तो इस प्रकार से ये एक ही स्थान पर लगातार ये फोकस रहता है इसका। जियो के अंदर जो सैटेलाइट रहते हैं इनका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग पृथ्वी पर एक विशेष स्थान के ऊपर लगातार रहने की आवश्यकता होती है, जैसे दूरसंचार उपग्रह। तो दूरसंचार उपग्रह के अंदर एक ही जगह स्थिर रहने की जरूरत होती है। अगर ये स्थिर नहीं रहता है तो बार बार अपने को एंटीना जो छतरी होती है उसको मोड़ना पड़ता है, तो इसी वजह से इनको एक जगह स्थायी रखना जरूरी होता है, तो इसलिए इनको इस कक्षा के अंदर प्रक्षेपित किया जाता है। आगे है मध्यम पृथ्वी कक्षा यानी कि MEO। तो मध्यम पृथ्वी कक्षा का है जो लो ऑर्बिट है पृथ्वी की, ये पृथ्वी है इसकी जो लो ऑर्बिट है और ये हाई ऑर्बिट है, तो इसी के जो बीच है इसको मध्यम कक्षा कहा जाता है। ये इन दोनों के बीच में LEO और GEO के बीच में होती है। इसका उपयोग आमतौर पर नेविगेशन उपग्रह द्वारा किया जाता है, जैसे यूरोप की गैलीलियो। यूरोप की गैलीलियो प्रणाली क्या है, नेविगेशन प्रणाली। जैसे USA की है GPS अपन सभी यूज करते हैं, आपको पता ही है। और भारत की भी नाविक नाव से भी IRNS नाव, जिसका नाविक नाव से भी खुद की एक रीजनल नेविगेशन प्रणाली का विकास किया गया है। तो इस जो मध्यम पृथ्वी कक्षा के अंदर नॉर्मली जो नेविगेशन सिस्टम होते हैं विभिन्न देशों के वही होते हैं, अमेरिका का GPS, यूरोप का गैलीलियो और भारत का नाविक, ये इसके रहते हैं। आगे हम देखते हैं INS एंड्रोथ। ये एक एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट INS एंड्रोथ को कोलकाता में राष्ट्रपति द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये 8वीं एंटी सबमरीन वारफेयर है, जो शेलो वाटर क्राफ्ट श्रृंखला में ये दूसरा जहाज है। INS एंड्रोथ पोस्ट 77 मीटर लंबा है और इसकी विस्थापन क्षमता 900 टन है। लक्षद्वीप में स्थित एंड्रोथ द्वीप, यानी कि लक्षद्वीप में एक एंड्रोथ द्वीप है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। INS अर्नला 8 स्वदेशी निर्मित ISW में पहला था, यानी कि इससे पहले ये दूसरा है, और इससे पहले INS जो अर्नला है वो भी अपने डिस्कस किया है, वो भी एक एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट है। अपने INS अर्नला के बारे में पहले जिक्र किया है। आगे है ध्रुवीय कक्षा और सूर्य तुल्यकालिक कक्षा SSO, या पहले छूट गया है, अपन ने दो एक कक्षा का बीच में आ गया है। तो ये जो SSO जो कक्षा है वो इससे पहले अपन देखा है कि 2-3 कक्षाएं देखी अपन ने, लो अर्थ ऑर्बिट, और ये है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। आगे है मध्यम कक्षा, ये इसके बाद है ध्रुवीय कक्षा और सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। ये है जो ये पृथ्वी के पोलर के ऊपर होती हैं, एक प्रकार से बिल्कुल पोलर के ऊपर नहीं, लेकिन थोड़ा 20 या 30 डिग्री विचलन के बाद ये पृथ्वी के पोलर के ऊपर घूमती है। उत्तर से दक्षिण की ओर पृथ्वी के ध्रुवों की ओर गुजरते हुए यात्रा करते हैं। वो तो पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, दूसरे सैटेलाइट ये करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि ये पूरे 24 ही घंटे सूर्य के सामने रहना चाहते हैं, तो इसी कारण इनको उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाया जाता है कि पृथ्वी के पीछे नहीं आए और लगातार ये सूर्य के सामने बने रहे। सूर्य के सापेक्ष हमेशा एक ही निश्चित स्थान पर रहने की ये समकालिक है, और उसका मतलब यह है कि उपग्रह हमेशा एक ही स्थान पर एक ही स्थानीय समय पर जाता है। उदाहरण के लिए हर दिन ठीक दोपहर के समय पेरिस शहर से गुजरना है, यानी कि अगर ये उपग्रह ठीक 9 बजे सुबह जयपुर से गुजरा तो वापस ठीक दूसरे दिन 9 बजे वापस जयपुर से गुजरेगा। तो ये जो सैटेलाइट है ध्रुवीय कक्षा सूर्य तुल्यकालिक सैटेलाइट ऑर्बिट, इसके अंदर पृथ्वी के कोई भी समय स्थान विशेष पर वो उसी समय पर वापस आएगा। तो ये बस छोटी सी जानकारी अपन ने जान ली। इसका कारण काम क्या होगा, तो मौसम और तूफान की भविष्यवाणी करने में ये मदद कर सकता है। जंगल की आग, बाढ़ जैसी आपातकालीन स्थितियों की भी निगरानी कर सकता है। तो इस प्रकार से ध्रुवीय कक्षा और ध्रुवीय तुल्यकालिक कक्षा का अपन ने देखा, ये बेसिक्स हैं एक प्रकार से। आगे देखते हैं आर्टेमिस कार्यक्रम। आर्टेमिस बहुत फेमस कार्यक्रम है, और 1972 अपोलो 17 के बाद विश्व में जो USA है वो फिर से मानव को चंद्रमा पर कदम रखने का एक प्रोग्राम बना रहा है। तो इसी को देखकर आर्टेमिस कार्यक्रम है, ये बहुत ही फेमस है, और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टेमिस प्रोग्राम किससे संबंधित है। तो चंद्रमा पर से संबंधित है, मंगल से संबंधित है, या फिर कोई और ग्रह के बारे में दिखाया जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है जो आर्टेमिस मिशन किसका है, नासा का है, भारत का है, चीन का, या फिर रूस का है। तो इसके अंदर सही आंसर है USA का है आर्टेमिस मिशन। और आर्टेमिस अकॉर्ड भी साइन की USA के अंदर, जिसके अंदर भारत ने भी साइन की है, तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है आर्टेमिस कार्यक्रम। ये रोबोटिक और मानव चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम है, और अपोलो 17 के बाद पहली बार चंद्रमा पर मानव उपस्थिति को फिर से स्थापित करना इसका प्रमुख कार्यक्रम है। तो नासा के साथ 6 अन्य देशों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को बनाया है।
तो पहला नासा है, उसके साथ अपन जाहिर सी बात है पश्चिम की दूसरे महत्वपूर्ण राष्ट्र सभी शामिल होंगे, जिसमें कनाडा हो गया, जिसके अंदर इटली है, ब्रिटेन हो गया, और उसके अंदर यूरोपीय स्पेस एजेंसी और इजराइल भी इसके अंदर शामिल है। तो ऑटोमेशन मिशन के अंदर सभी देश शामिल है। ध्यान रहे इसके अंदर इसरो शामिल नहीं है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, पश्चिम के राष्ट्र सभी हैं। आगे हैं जो अंतरिक्ष यात्री कौन कौन से हैं इसमें, एक है जेरमी हैंसेन, रीड वाइसमैन और क्रिस्टीना कोच और विक्टर ग्लोवर। तो ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है, चारों नाम आपको याद रहने चाहिए। दो फैक्ट और इंपॉर्टेंट है, जो क्रिस्टीना कोच हैं वो मिशन के नियुक्त पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी, जबकि विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री होंगी, यानी कि जो पहले अश्वेत और पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी जो चांद के ऊपर कदम रखेगी अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो। आगे हैं क्रिस्टीना कोच सबसे एक लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला भी हैं, तो इनके नाम पर विश्व रिकॉर्ड भी है कि सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में वक्त गुजारने वाली एक महिला अंतरिक्ष यात्री है। आगे हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन RLV LEX। ये परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज में आयोजित किया गया था। तो इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। इसरो ने इससे पहले मई 2016 में हाइपरसोनिक उड़ान प्रयोग मिशन के तहत इसकी RLV TD की व्हीकल की पुनः प्रवेश की क्षमता का सफल परीक्षण किया गया। तो सिंपल भाषा में यह है कि अभी सिस्टम यह है कि चाहे PSLV हो या GSLV, इन सबको एक बार लॉन्च करने के बाद जो उपग्रह है वो तो कक्षा में प्रक्षेपित हो जाते हैं, लेकिन ये जो रॉकेट लॉन्च सिस्टम है वो हवा में खराब होकर के या फिर डिस्ट्रॉय होकर के या समुद्र में गिर जाते हैं, यानी कि वो हमारे लिए किसी काम के नहीं रहते हैं। तो इससे क्या होता है, ऑल ओवर जो कोई भी मिशन हो उसका खर्च ज़्यादा आता है। तो इसी को ध्यान में रख करके इसरो ये कार्यक्रम आयोजित करा, जिसके अंदर क्या होगा कि चाहे PSLV हो चाहे GSLV हो वापस पुनः कक्षा में प्रवेश कर जाए और सीधे वापस यहाँ पर पृथ्वी के अंदर सेफली लैंड कर जाए, जिससे वापस ये रीयूजेबल हो, यानी कि एक रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च ये एक प्रोग्राम है। जो अपन देखते हैं कि जो स्पेस एक्स है, इलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, तो स्पेस एक्स ऑलरेडी इस प्रकार का कार्यक्रम सफलतापूर्वक जारी कर रही है और वो रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम का प्रयोग करती हैं। तो वही है लाभ, क्या दोबारा किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना खर्च में कम में आएगी, पर्यावरण हितैषी रहेगा। तो अपने देख ही लिया, अगर कोई रॉकेट सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, वापस आ रहा है, तो इससे मिशन के ऑल ओवर खर्च में कटौती होगी और ये पर्यावरण के प्रति भी हितैषी रहेगा, क्योंकि अपन इसमें हजारों टन लोहे का प्रयोग करते हैं वो या फिर बहुत सारी चीज़ों का और प्रयोग करते हैं, वो पर्यावरण में वापस हर बार अपने नई नई चाहिए होती हैं। आगे स्पेस एक्स का प्रयोग भी कर रही हैं। आगे वन लाइन करंट अफेयर्स हैं ओफेक 13। तो इसराइल का ये जासूसी सैटेलाइट है, बस नाम याद रखना है, पहुंचा जा सकता है कभी ओफेक 13 ये क्या है। नेक्स्ट है इसरो का नया नाविक सैटेलाइट NVS-01। तो अपन ने पहले जब ऑर्बिट को अपन देख रहे थे तो मध्यम जो कक्षा थी उसके बारे में जब बात करें तो अपन देख रहे थे जो नेविगेशन प्रणाली होती है वो मध्यम कक्षा के अंदर स्थापित की जाती है, यानी कि 2000 किलोमीटर से लेकर के 35,000 किलोमीटर की दूरी के बीच में जो भी जितने भी उपग्रह होती है वो मीडियम ऑर्बिट के अंदर माने जाते हैं। तो भारत की जो नाविक है भारत का, वो भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है। तो इसने क्या किया कि इसने सेकंड GSLV 20 का करके GSLV की जो ऐप 20 का उपयोग करके जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। यह उपग्रह इसरो के NVS नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी, यानी कि जो दूसरी पीढ़ी, मैं सेकंड पीढ़ी की बात कर रहा था, जो ये दूसरी पीढ़ी है इसके अंदर ये उपग्रह में से पहला है। तो ऑलरेडी जो भारत का नाविक सिस्टम है उसके अंदर 7 उपग्रह हैं कुल, और जो इसकी रेंज है वो 1500 किलोमीटर है, यानी कि जो भारत का जो नक्शा है उसके अंदर उसके बाहर 1500 किलोमीटर तक ये इसकी जो नेविगेशन की वो रेंज है। भारत इसके अंदर परिवहन क्षमता या फिर दूसरी जितनी भी प्रकार की आपदाएं उसमें अपने पड़ोसी देशों की हेल्प कर सकता है। तो नाविक के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, पहले भी प्रश्न पूछा गया है UPSC के अंदर की इसकी जो रेंज कितनी है, तो ये 1500 किलोमीटर की रेंज है। और नाविक का IRNS इसको नाम बोलते हैं, इसके कुल 7 उपग्रह हैं और ये भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है। तो ये भी क्षेत्रीय है क्योंकि पूरे विश्व में इसकी सेवाएं नहीं है, सिर्फ भारत के 1500 किलोमीटर तक है, यानी कि रीजनली है। पूरे विश्व के स्तर पर GPS या फिर गैलीलियो ये विश्व के स्तर पर GPS सिस्टम सेवाएं देते हैं। आगे हैं टॉर्पीडो भ्रूणास्त्र, एक लाइन में इंपॉर्टेंट है, ये एक जहाज प्रक्षेपित विद्युत चालित पानी के नीचे का हथियार है। तो पानी के अंदर जो दुश्मनों की जो पनडुब्बियां होती है उसको ये हमला कर सकता है। तो इसका जो वजन है 1500 किलोग्राम और 533 mm इसका जो चौड़ाई होती है। तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इसे किसी भी जहाज से इसे लॉन्च किया जा सकता है और ये एंटी सबमरीन एंटी पनडुब्बी होता है। तो जो दुश्मनों की जो
सबमरीन और पनडुब्बियां हो जो जल के नीचे छुपी हुई थी उसको ये मार गिराने में सक्षम है। नौ इसकी जो रेंज है वो 40 किलोमीटर है। और नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापट्टनम द्वारा इसको बनाया गया है। इसका संयुक्त उद्यम है नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला और भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो ये पूछने के कम चांस है कि इसको किसने बनाया है, लेकिन ये पूछा जा सकता है टॉर्पीडो अणुशास्त्र क्या है। अपने इसकी बात करी ली। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है वो है चंद्रयान 3। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चंद्रयान 3, जिससे कि जाहिर से एक प्रश्न बनने के पूरे पूरे आसान है। तो इसको लॉन्च कब किया गया था? 14 जुलाई को। और जो लैंडिंग डेट थी वो है 23 अगस्त को। तो पहला ध्यान रखना 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया था भारत के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और जो लैंडिंग हुई थी वो 23 अगस्त 2023 को हुई थी। LVM-3 रॉकेट का प्रयोग किया गया था। तो ये भी ऑप्शन बन सकता है कि भारत के इसरो ने कौन से रॉकेट का प्रयोग किया था, तो LVM यानी कि GSLV-3 भी बोल सकते हैं इसको। इस रॉकेट का इसने प्रयोग किया है। आगे देखते हैं कुल जो पेलोड है वो 2148 केजी का तो प्रोपल्शन मॉडल है। लैंडर 1752 केजी का और प्रज्ञान जो रोवर है वो 26 केजी का है। तो ये पूछा नहीं जा सकता, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है जो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला ये मिशन है। तो भारत चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके साथ ही भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया विश्व में। इससे पहले USA, चीन और रूस ने इसमें सफलता प्राप्त की है। तो भारत टॉप 4 में चला गया है इसके मामले में। आगे है जो रोवर का नाम है वो प्रज्ञान है, जो लैंडिंग स्थान के चारों ओर 500 मीटर के दायरे में घूमेगा। यानी कि जो ये रोवर है, ये जो लैंडिंग साइट है जिसको नाम दिया शिव शक्ति, तो इसके 500 मीटर के दायरे में ये परीक्षण करेगा। आगे कम से कम एक चंद्र दिवस यानी कि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर ये मिशन संचालित होने की उम्मीद है। अभी तक ये स्लीप मोड में जा चुके हैं क्योंकि 14 दिन पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है कि 14 दिन के बाद भी ये मिशन फिर से जागेगा, ये रोवर फिर से जागेगा और वापस आई होप आगे ये परीक्षण करता रहेगा। आगे विक्रम लैंडर डेटा और छवियों को ऑर्बिटर तक रिले करेगा और फिर उन्हें पृथ्वी तक पहुंचाएगा। तो इसमें जो रोवर प्रज्ञान है, लैंडर विक्रम है, जो ऑर्बिटर जो भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 भेजा था उसके अंदर ऑर्बिटर सक्सेसफुल हो गया था और पर रोवर नहीं हुआ था। तो पृथ्वी के चारों ओर जो ऑर्बिटर अभी भी वो काम कर रहा है, अभी भी घूम रहा है। तो उसी को ये जो विक्रम लैंडर है वो जो इमेज है वो प्रक्षेपित करेगा और वो फिर इसरो तक पहुंचाएगा। इस इलाके का विश्लेषण, खनिज संरचना और 70 रासायनिक वायुमंडलीय विशेषताएं, इस प्रकार से इसकी जो ये बेसिक है वो सभी को पता ही है, ये पूछा नहीं जाएगा इसका उद्देश्य क्या है। जो आगे प्रज्ञान रोवर चलते समय अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेगा। यानी कि जो ये विक्रम रोवर है जो चलेगा तब इसकी जो पहियों की जो निशान होंगी उसके ऊपर अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो लगा हुआ, जिससे वो चंद्रमा की मिट्टी पर बन जाएगा। आपको पता चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, जो मिट्टी के ऊपर जो निशान बने हैं वो कई वर्षों तक वहां पर ही मौजूद रहते हैं जैसे कि तैसे। तो आगे है 23 अगस्त को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की। तो प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। तो ये ऑप्शन में दे सकते हैं कि बहुत सारे दिवस दे देंगे इस साइड में, इस साइड में नाम दे देंगे, मिलान करने के लिए बोल सकते हैं आपको। तो ये ध्यान रखना 23 अगस्त को। आगे है लैंडिंग साइट क्या है, तो लैंडिंग जो इसकी साइट थी वो मेजिनस सी और सिंपेलियस क्रेटर, ये जो चंद्रमा के ऊपर जो क्रेटर हैं उनके मध्य ये इनकी लैंडिंग हुई थी। जो लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा था। तो 2019 में चंद्रयान 2 था, उसके लैंडिंग पॉइंट का नाम रखा था तिरंगा और अभी का शिव शक्ति। मिशन निदेशक तो कौन थे, तो मोहन कुमार थे और परियोजना निदेशक थी पी वीरमुथुवेल और इसरो प्रमुख है सोमनाथ। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इसरो प्रमुख अभी कौन है। इसी के साथ जो चंद्रयान जो मिशन है 3, इसके लैंडर के अंदर रोवर के अंदर कौन कौन से वो इक्विपमेंट लग के हैं जिससे ये जांच करता है। तो इनको पूछना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक बार देख सकते हैं। इसमें रामबा लगा है जो कि सरफेस प्लाज्मा की जो सतह के ऊपर जो प्लाज्मा है उसकी जांच करेगा। इसके साथ ही ये APXC ये भी एक इक्विपमेंट लगा है। ये केमिकल कंपोजिशन क्या है चंद्रमा की मिट्टी की, जैसे कि उसमें मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, ये इस प्रकार से जो केमिकल कंपोनेंट है वो इसकी जांच करेगा। आगे है CHASTE, ये सरफेस में जो चट्टानें होती हैं चंद्रमा की सतह पर चट्टानों और मिट्टी का परीक्षण करेगा। तो इसी प्रकार लिबास, शेप और ILC, ये इस प्रकार से अलग अलग इक्विपमेंट लगे हैं। ये लिनर सिस्मोसिक जो भूकंप के जो इसमें जो झटके आते हैं वो इसको देखेगा। अलग अलग इक्विपमेंट है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। वापस एक बार देख लेते हैं चंद्रयान को। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था और लैंड किया था 23 अगस्त 2023 को। सभी को अपने को पता है जो रॉकेट है वो था LVM-3, ये इंपॉर्टेंट है पहला।
दूसरा है कि चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश है। इसके साथ ही भारत उन 4 देशों के एलिट क्लब में शामिल हो गया जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले राष्ट्र बन चुके हैं, जिसमें यूएसए है, चीन है और रूस है। आगे अपन देखते हैं जो इसका जो रोवर का नाम वो प्रज्ञान है, वो 500 मीटर के दायरे में वहां पर घूमेगा। और जो लैंडर का नाम है वो विक्रम है। और ऑर्बिटर 2019 चंद्रयान सेकंड का ही घूम रहा है अभी वहां पर। जो इलाका का विश्लेषण करना, खनिज संरचना का विश्लेषण करना, सतह रासायनिक विज्ञान का विश्लेषण करना और वायुमंडल का जानकारी प्रदान करना। आगे है 23 अगस्त को राष्ट्रीय स्पेस डे मनाया जाएगा। इसके साथ ही जो लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा गया। मिशन निदेशक मोहन कुमार और परियोजना निदेशक पी वीरमुथुवेल है और इसरो प्रमुख सोमनाथ है। आगे हमने चंद्रमा पर जो ये इक्विपमेंट थे इनकी बात करी ली। आप पॉज करके स्लाइड को इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है आदित्य L1 मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसरो ने इसको लॉन्च किया अभी सितंबर के अंदर। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु फर्स्ट L1 फर्स्ट के चारों एक प्रभाव मंडल कक्षा में रखा जाएगा। यानी कि ये L1 बिंदु है क्या, लैग्रेंज पॉइंट होते क्या। अभी तक कुल 5 सौरमंडल में कुछ 5 लैग्रेंज पॉइंट है। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो ये लैग्रेंज पॉइंट फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, थर्ड इस साइड है, ये फोर्थ है और ये 5 है। तो ये लैग्रेंज पॉइंट जो फर्स्ट है, पहली बेसिक बात है कि लैग्रेंज पॉइंट कहते किसको है, को 2 स्पेस बॉडी होती हैं, चाहे पृथ्वी हो चाहे सूर्य है, वहां पर एक जगह ऐसी आती है जहां पर दोनों का गुरुत्व बल समान होता है। तो इसका जो भी वस्तु रहेगी वो न्यूट्रल रहेगी, यानी कि वो ना तो इसकी ओर घूमेगी ना उसकी ओर जाएगी। अगर ये इसके पास चली जाती है तो फिर पृथ्वी के पास चली जाएगी, इससे इधर चली जाएगी तो सूर्य के पास चली जाएगी और नष्ट हो जाएगी। तो लैग्रेंज पॉइंट वो बिंदु होते हैं जहां पर 2 स्पेस ऑब्जेक्ट के बीच में वैसा स्थान होता है जहां पर दोनों का फोर्स न्यूट्रल हो जाते हैं, तो उसी को लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। और ये दुनिया में 5 पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4 और L5 से। जो भारत का जो मिशन है वो L फर्स्ट पर स्थित होगा। L फर्स्ट कितनी है, तो यहाँ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी कि 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस आदित्य L1 को पहुंचने में वहाँ 4 महीनों का समय लग जाएगा, 120 दिन का समय लग जाएगा। तो अपन देख सकते हैं 1.5 मिलियन दूरी है। तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी का ये 1% हिस्सा है, 1.5 मिलियन दूरी। आगे सूर्य के कोरोना उत्सर्जन और सौर हवाओं, ज्वालाओं और कोरोनल द्रव्यमान उत्सर्जन इत्यादि का अवलोकन करना है, जो कि एक बेसिक सी बातें होती है, हमने सभी का पता है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, लैग्रेंज फर्स्ट बिंदु पर है ये होता है। और इसके साथ ये 1.5 मिलियन की दूरी पर है। ये दूरी पूछी जा सकती है कितनी दूरी है, 1.5, 2.5 या फिर और 15 मिलियन भी दे सकते, कुछ भी दे सकते ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट है हल्के 1 लाइन का करंट अफेयर्स है, जिसमें पहला है हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के लिए HAL का अर्जेंटीना के साथ समझौता। HAL का मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भारत की कंपनी है। भारत की ये PSU एक प्रकार से पब्लिक जो कंपनी है, ये अर्जेंटीना के साथ समझौता किया हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के लिए। आगे है होमसोंग 18, ये उत्तरी कोरिया की एक मिसाइल है जो बार बार सुर्खियों में रहती है, उत्तरी कोरिया इसका टेस्ट करता रहता है। JF-22, यह चीन की स्थित विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल है। तो HF-22 पूछा जा सकता है क्या है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट करने के लिए चीन द्वारा एक टनल बनाई जा रही है। आगे है GQ-2 बेरिया रॉकेट, यह चीन का विश्व में प्रथम मीथेन ईंधन से संचालित रॉकेट। अभी जो रॉकेट है वो अपन देख रहे हैं हाइड्रोजन से या ऑक्सीजन से संचालित हो रहा है, लेकिन ये संचालित किससे हो रहा है, ये हो रहा है विश्व का मीथेन ईंधन से संचालित होने वाला पहला है। आगे खेबर मिसाइल का किसकी है, तो वो ईरान की है। माओइजर 10 किसका है, वही है एक ईरानी ड्रोन है। आगे है फ्रिगेट विंध्यगिरी। फ्रिगेट विंध्यगिरी क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोलकाता की गार्डन रिच पब्लिक एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में विंध्यगिरी द्वीपोत का शुभारंभ करेगी। तो ये एक तो इंपोर्टेंट है कि किसने शुभारंभ किया, तो राष्ट्रपति ने किया। नाम क्या, फ्रिगेट विंध्यगिरी। विंध्यगिरी प्रोजेक्ट 17A के कार्यक्रम के तहत छठा जहाज है और कर्नाटक पर्वतमाला के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो अलग अलग पर्वतमालाओं के नाम पर इनका नाम रखा गया, जैसे ये दे है उदयगिरी, दूनागिरी, रत्नागिरी, नीलगिरी और हिमगिरी। तो ये दक्षिण भारत के अंदर बहुत सारी जो पर्वत चोटियां उसके नाम पर इस युद्धपोत का नाम रखा गया है। और प्रोजेक्ट 17A क्या है, तो 2019 में भारतीय नौसेना द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इस परियोजना में भारत के रक्षा बलों द्वारा स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक श्रृंखला के निर्माण के लिए ये पहल शुरू की गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्रोजेक्ट 17A भी कंप्लीट हो चुका है। साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती नहीं है, प्रश्न भी 1 या 2 ही आते हैं, और हमने वो 1-2 इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी देख ली। और जो बेसिक्स चीज़ हैं जिसके अंदर अपन ने चाहे ऑर्बिट हुए,
चाहे कोई मिसाइल सिस्टम हुए, वो हमने सारी देख ली भारत की, जो बार बार सुर्खियों में रहती हैं। जैसे कि भारत की जो अग्नि मिसाइल है या फिर दूसरी कोई मिसाइल है, ये बार बार सुर्खियों में रहती है, अग्नि 5 है। तो इस प्रकार से हमने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी देख ली। इसमें हमने बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर है ये भी देख लिया, भारत का चंद्र मिशन क्या है, सौर मिशन क्या है, हमने वो भी देख लिया। तो एक ये छोटी सी क्लास है, 40 से 45 मिनट की क्लास है, और इसी के भीतर हमने हमारे 1-2 प्रश्न तैयार कर लिए हैं। तो एक प्रकार से आपकी रिवीजन क्लास हो गई, और इसी के साथ आप इस पीपीटी के माध्यम से एक बार फिर से रिवीजन करके आराम से एग्जाम देने के लिए जा सकते हैं। तो थैंक यू।